तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर ऑफ द सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और इसके एसएलओज क्लियर नहीं दिए हुए भाई पीएमटीसी ने। बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब घिच-पिच करके दिया हुआ है। कोई चीज़ दी हुई है, कोई चीज़ कह रहे हैं कि याद करो, कोई चीज़ कह रहे हैं कि पढ़ो। अब समझ नहीं आ रहा कि भाई पेपर में कहाँ से आ जाए, इसलिए मैंने इसका पूरा मटेरियल उठा लिया जहाँ मेरे पास था और मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा ताकि भाई समझ आए एक एक चीज़। तो इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे और इसकी हर चीज़ के डिटेल में जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो द चैप्टर जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमसे की कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स में होती है वो दो तरीके से होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। बहुत ध्यान लगा के सुनना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल्स और न्यूरॉन्स linked together directly or with the central nervous system to form a network that connects to cell or organs which receive stimuli, receptors and those which carry out actions or responses effectors। स्पेशलाइज सेल्स के ज़रिए यानी कि न्यूरॉन्स के ज़रिए जो कि एक दूसरे से आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। वो जब कोई स्टिमुलस आने पर रिसेप्टर उसको स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और अफेक्टर उसके ऊपर काम करता है, तो उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। 12 pairs of nerves arise from or lead to the brain and are called cranial और cerebral nerves। 12 cerebral और cranial nerves के पेयर्स आपके ब्रेन से आते हैं, ठीक है। और दे आर सेंसरी, कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं और कुछ सम मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं। 31 pairs of nerves arise from or lead to the spinal cord। 31 पेयर्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर मिक्सड हैविंग फाइबर्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इसके पास भी सेंसरी, मोटर और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन कोऑर्डिनेशन आर, कौन से मतलब नर्वस सिस्टम की चीज़ों से हमारे पास कोऑर्डिनेशन की जाती है? रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स, ठीक है। सो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कि आपके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स? कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, नॉसी रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स मतलब आपके केमिकल जो चेंजेस होती हैं उसको, और साथ साथ इसकी एग्जांपल है टेस्ट। जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द कीमो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर्स इज़ द टच रिसेप्टर, जो हम टच करते हैं। फोटो रिसेप्टर इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्निया ऑफ द आई, कॉर्निया या फिर रेटिना जो आपकी आई के अंदर होता है। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्म यानी कि हीट के रिसेप्टर्स, और नॉसी रिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स, दर्द में जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स, द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स, बट देयर आर अनदर सेल्स इन हायर एनिमल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया विच मेक अप एज मच एज हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम। कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं जैसे कि एनिमल, जिसे हम कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, मगर हाइड्रा के अंदर न्यूरोग्लिया होता है इंस्टेड ऑफ न्यूरॉन्स। वो एक न्यूरोग्लिया क्या है? एक जनरलाइज्ड सेल का चैनल है, एक गुंजा है आपके पास जो है ना न्यूरोग्लिया इस तरीके का। और जो हायर एनिमल्स हैं हम जैसे, उनके अंदर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब न्यूरोग्लिया है और एक गैंग्लिया होता है, एक होता है गैंग्लिया। तो हाइड्रा की मैंने अभी एग्जांपल दी थी ना, तो वो गैंग्लिया हाइड्रा के पास होता है। हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा के पास गैंग्लिया होता है। और जो न्यूरोग्लिया होता है वो हमारे पास हायर नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि मतलब न्यूरॉन्स का एक अटैच ग्रुप होता है। हम ह्यूमंस में भी होता है वो। तो हाइड्रा के पास गैंग्लिया होता है, दैट इज़ नॉट वेरी मच स्पेशलाइज्ड, बट इन ह्यूमंस वी हैव न्यूरोग्लिया विच इज़ द क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन द ह्यूमन। तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा न्यूरोग्लिया और गैंग्लिया क्या होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडी के ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है। सेल बॉडी हमारे पास पूरी दी हुई है, और डेंड्राइट, न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन शीट, स्कोवान सेल्स, नोड ऑफ रेनवीर, एक्सॉन टर्मिनल। सो सेल बॉडी का फंक्शन क्या है? सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन हैज़ न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस है। इट इज़ द न्यूट्रिशनल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन के पूरे सेल का क्या है? सेल बॉडी इज़ द न्यूट्रिशनल सेंटर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसके पास न्यूक्लियस होता है, मिड में आप देख सकते हैं। इसके पास है एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। पहले तो डेंड्राइट देख लो, एक्सॉन्स देख लो। देख लिया, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स, सही है। तो डेंड्राइट्स एक्सॉन्स क्या हैं?
Axons transmit impulses away from the cell. Body varies. Dendrites transmits impulses to the cell body. Axons are longer than dendrites. भाई जो के नर्व इम्पल्स को टेक अवे कर रहा है, टेक अवे, वो है एक्सॉन, और जो टू द सेल कर रहा है, जो सेल के पास लेकर आ रहा है, उसे हम कहते हैं डेंड्राइट। बस ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई और बात नहीं। अब बात कर लें स्क्वान सेल्स की, ठीक है। तो ये स्क्वान सेल, आपको ये जो माइलिन शीट के अंदर जो ये कुछ न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ना, डॉट 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 डॉट, ये एक डॉट हो गया, एक डॉट एक डॉट, ये हैं स्क्वान सेल्स। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं स्क्वान सेल्स। दे प्रोड्यूस माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड माइलिनेटेड। भाई माइलिन शीट होती है, नज़र आ रही है माइलिन शीट, एक्सॉन को कवर करने के लिए, तो उसके अंदर स्क्वान सेल्स होता है, ठीक है। तो वो माइलिनेटेड कहलाएंगे। द माइलिन शीट प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू द एक्सॉन। एक्सॉन के पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए माइलिन शीट होती है कि वो बाहर ना निकल जाएं। अनमाइलेटेड एक्सॉन्स डू नॉट हैव माइलिन शीट। जिनके पास माइलिन्स नहीं होते उनको कहते हैं अनमाइलेटेड, और जो माइलेटेड होते हैं उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड। देयर आर गैप्स इन बिटवीन टू एडजेसेंट स्क्वान सेल्स। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वान सेल्स के बाद गैप है, ये, तो इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। सो द एक्सॉन इज एक्सपोज इन दैट गैप. These gaps are called node of Ranvier. This provides solitary movement to the impulses. They jump from node to node. भाई एक इम्पल्स यहाँ से जंप करके अगले नोड से इस नोड तक गया, तो इसे हम कह रहे हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. सॉल्टेटरी कंडक्शन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नोड ऑफ Ranvier. सो नोड ऑफ Ranvier का काम होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन में फॉर द जंपिंग ऑफ द नर्व इम्पल्सेस. A typical neuron, neuroglia plays a vital role in the nutrition part of the neurons and their production by myelin sheet. There are three functional types of neurons: sensory, associative जिसे हम कहते हैं intermediate या relay neurons, और motor neurons in mammals. सिर्फ mammals में motor neurons होते हैं. तो पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लिया इसका, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, नोड ऑफ Ranvier, स्क्वान सेल्स और माइलिन शीट, ठीक है. अब जो कंपैरिजन है हमारे पास सेंसरी, मोटर और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स का, तो वो क्या है? सो सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? ये हमारे पास इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं एट द साइड विद नो डेंड्राइट्स. सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे इनके पास कोई डेंड्राइट्स नहीं. इंटर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? वो इनसाइड सीएनएस में होते हैं. मोटर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? आउटसाइड सीएनएस एट द टर्मिनल विद डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स के बिल्कुल टर्मिनल्स पे होते हैं. डेंड्राइट्स क्या हैं? लॉन्ग आउटसाइड सीएनएस साइनेप्स विद रिसेप्टर्स. भाई जब डेंड्राइट्स आपके सेल तक पहुँचाते हैं सिग्नल, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तो बाहर होंगे ना, तो वो आपके रिसेप्टर्स पर होंगे. अगर मेरे हाथ पे कोई रिसेप्टर है तो जब वो टच करेगा तो डेंड्राइट तो सेल पर लेकर जाएगा ना वो स्टिमुलस. इंटरन्यूरॉन्स कैसे होते हैं? शॉर्ट इनसाइड सीएनएस साइनेप्स विद अदर न्यूरॉन्स. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो गई, उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट या फिर रिले या फिर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स शॉर्ट इनसाइड सीएनएस साइनेप्स विद अफेक्टर्स. मोटर न्यूरॉन्स का हमेशा ताल्लुक होगा इफेक्टर से, और सेंसरी न्यूरॉन्स का हमेशा ताल्लुक होगा रिसेप्टर्स से, और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हमेशा इन दोनों के बीच में होंगे. एक्सॉन्स कैसे होते हैं? सेंसरी के शॉर्ट होते हैं, इनसाइड सीएनएस होते हैं, साइनेप्स विद इंटर न्यूरॉन्स एंड अदर न्यूरॉन्स इन सीएनएस. वाइल इंटर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? शॉर्ट इनसाइड सीएनएस साइनेप्स विद अदर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स लॉन्ग आउटसाइड सीएनएस एंड इन अफेक्टर्स. ठीक है, जब कोई अफेक्टर अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी को कि भाई जल्दी से हाथ हटाओ अपना गर्म चीज़ से, तो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए करेगा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स आपके इफेक्टर से कंट्रोल हैं. इफेक्टर कहेगा ना कि मैं इफेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर. फंक्शंस ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन इज ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स को ले जाना इज द फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन. अब मैं बताऊंगा मोटर न्यूरॉन. ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स. अब सीएनएस से अफेक्टर्स तक लेकर जाना कि भाई तुम एक्शन लो, वो किसका काम है? मोटर न्यूरॉन्स का. और इन दोनों को जब बीच में कनेक्ट करता है नर्व सर्किट की तरह, उसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कह रहे हैं इफेक्टर्स. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग वाया द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स जो है अपने आप को इफेक्ट करते हैं. द प्रिंसिपल इफेक्टर्स आर ग्लैंड्स होते हैं विच रिस्पॉन्ड बाय सिक्रीटिंग, एंड मसल्स विच रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग.
अगर मैं अपने हाथ को टच करूँ तो मेरे मसल्स फ़ौरन से कहेंगे कि भाई पीछे हो, तो ये मेरा मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई। या फिर अगर मेरे अंदर कोई केमिकल चेंजेस आ रही हैं तो वो किसकी मदद से होंगी, हार्मोन की मदद से। रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी कोई एक अचानक से ब्लिंकिंग ऑफ आई होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क असल में एक ऐसा फंक्शन है कि आपके न्यूरॉन्स के ज़रिए आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, सो दैट इज़ नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। हमें नहीं पता, अचानक से वो बगैर कंट्रोल के हमारे हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज़ फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन्स के पास जाएगा, और उसके पास मोटर न्यूरॉन से अफेक्टर्स के पास जाएगा। रिफ्लेक्स में भी मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक। एक होता है मोनोसाइनेप्टिक जिसमें आपकी वन इंटर न्यूरॉन होता है, और एक होता है पॉलीसाइनेप्टिक जिसमें आपके वन से ज़्यादा जो है इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये हो गई मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? इट इज़ फॉर्म इन केस ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन, विदाउट हमारे कॉन्शियस में होती है। द पाथवे थ्रू विच द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द अफेक्टर विदाउट इन्वॉल्व इन द कॉन्शियस रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का वो रीजन जिसमें आपकी थिंकिंग हो रही है, वहाँ से नहीं, विदाउट आपके कॉन्शियस से रिसेप्टर से अफेक्टर तक जाना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, मेरे ख्याल से इसी के साथ साथ हमने ये वाली बात भी पढ़ी थी कि अभी आपके जो रिसेप्टर से अफेक्टर तक होता है रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स आर्क में एक चीज़ याद रखने की है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता भाई। ब्रेन तो आपका आता ही नहीं है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड होती है रिफ्लेक्स आर्क में। हमेशा स्पाइनल कॉर्ड होगी और उसके साथ न्यूरॉन्स होंगे, बस। जब जाके रिफ्लेक्स आर्क होगा, ब्रेन में आ गया तो भाई वो तो वॉलंटरी हो गया ना, कॉन्शियस वाला हो गया ना, तो हमें ब्रेन को चाहिए नहीं, हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स को डील करते हैं रिफ्लेक्स आर्क में। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन में। अब इसी के बाद है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है। इतना लंबा टॉपिक है ये, और मैं इसको बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, ये कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स के साइनेप्स में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। इस पूरे बात को मैं बहुत ही आसान तरीके से, ये मेरे पास 2 पेज का मटेरियल है इस 3 SLOs का, मगर मैं इसको अभी 1 पेज पे अपनी नॉलेज के हिसाब से समझाऊंगा ताकि समझ आए। ठीक है, बहुत आसान है। ये देखो भाई, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सही है। एक ये हो गया, और एक ये हो गया। समझो ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है जिसे मैं कह रहा हूँ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसके अंदर अभी क्या होगा बताऊँगा। और ये मेरे पास कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाला रीजन मेरे पास कहला रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ मेरे पास जो हैं अंदर कुछ वेसिकल्स हैं। ठीक है, अंदर कुछ वेसिकल्स हैं, और यहाँ मेरे पास कुछ कैल्शियम के आयन्स हैं, कुछ कैल्शियम के आयन्स हैं। अच्छा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब हुआ ये, जब आपकी नर्व इम्पल्स आई, जब आपका एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, तो वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ट्रैवल करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ है, आ रही है। यहाँ पर कैल्शियम आयन्स हैं, ये कैल्शियम आयन्स अंदर इस वाली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ कर जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। चलो भाई, चले गए। ठीक है, तो जैसे ये कैल्शियम आयन्स आपके अंदर गए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, सो ये जो आपके वेसिकल्स हैं इनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, ACH में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो एसिटाइल कोलिन निकल जाते हैं और वो जाकर यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उन रिसेप्टर्स के पास जाके ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसी दौरान कुछ प्रोटीन्स होते हैं और बाहर की तरफ जो है आपका
पोटेशियम आयन्स होते हैं ज़्यादातर, और अंदर की तरफ जो हैं आपके सोडियम आयन्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो ये एक पूरी ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स थी अक्रॉस द साइनेप्स, ओके। तो इसमें हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल जो तकरीबन होता है आपके पास -70 मेगावोल्ट, ठीक है। ये आपके पास होता है -70 मेगावोल्ट, और ये असर होता है आपका क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, resting membrane potential. So the value of the resting membrane potential is -70 megavolt, ठीक है। और ये एक्शन पोटेंशियल क्या है, ये बात तो अलग कर दो यार, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मेगावोल्ट होता है, बट एक्शन पोटेंशियल में कौन कौन से सीन्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो एक्शन पोटेंशियल में जो सीन्स होते हैं वो कुछ होते हैं इस तरीके से। एक होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, और इसके बाद हमारा लास्ट है डीपोलराइजेशन। इसे हम कहते हैं, एक और नाम देते हैं रीपोलराइजेशन। अब ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।